सत श्री अकाल दोस्तों ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਬਾਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਾ ਜਾਖੜ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ। ਡਾਕਟਰ MK ਕੌਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ। बाहर बैठे हो अंदर आ जाए अगर आप सुनने के लिए आए हैं। आशीष एक वीडियो वाले तो आज हम टॉपिक मेनली करेंगे वो ये है कि जो पिछले साल से, हालांकि ये 2-3 साल 4 साल से है इस तरह चल रहा है, लेकिन पिछले साल इसका इम्पैक्ट हमें पहली बार पता लगा कि तेज़ धूप में हमें क्या दिक्कतें आती हैं। हाई टेम्परेचर, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना है। और बाई चांस हमारी क्रॉप एक जो सिट्रस है, किन्नू खास तौर पर, ये एक ऐसी क्रॉप है कि जिसमें जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आएगा वो हमेशा पौधा मरने पे नहीं आएगा। उतना पौधा मरने का तब आएगा जब 40 से ऊपर टेम्परेचर कंटिन्यूसली रहता है। लेकिन यही टेम्परेचर जब हाई रहेगा फ्लावरिंग के टाइम पे या फ्लावरिंग से पहले या फ्लावरिंग के बाद में, तो हमारा फूल नहीं बनेगा। और अगर बन गया तो उसका जो है वो जो बिल्कुल छोटे छोटे फूल है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे। मोर देन 60% 80% जो है फूल नीचे गिर जाएंगे, तब हमारा प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम आ जाता है। अदरवाइज इसका बहुत ज़्यादा पौधे के मरने पर इम्पैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट कब आएगा? जैसे आपका टेम्परेचर 42 चले गया, 44 चले गया, 42 और 44 के बीच में टेम्परेचर अगर 3 दिन भी कंटिन्यूसली रहता है तो इसमें अगर आपने जो है खोल दिया, प्रूनिंग ढंग की नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट उस पर आ गई तो इसमें फटना शुरू हो जाता है। और जितना ये फटना शुरू हो जाएगा उतनी गोंद की समस्या ज़्यादा आ जाएगी, इसमें क्लोरोसिस की ज़्यादा समस्या आ जाएगी, तो हमारी प्रॉब्लम आएगी। तो हमें आज जो स्टडी करना है बेसिकली यही करेंगे कि भाई जो ये ग्लोबल वार्मिंग है इसमें कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आता है और हमें क्या क्या करना है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है जो फूल प्रूफ हो कि भाई हम गर्मी आएगी ये स्प्रे कर देंगे, या मैं ये कह दूँ जी वो ग्रीन नेट लगा लो आप तो धूप कम आ जाएगी इससे, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमें काम वो करने जो नॉर्मल किसान कर सकता है उसको। तो यहाँ मैं एक चीज़ बताऊँ कि खुशकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पास जो किन्नू का पौधा है इसमें टॉलरेंस बहुत ज़बरदस्त है। इस पौधे को ख़राब करने में हमारा जितना ज़्यादा रोल है उतना और किसी का नहीं है, नेचर का भी उतना रोल नहीं है। अगर आपने देखा होगा, मुझे याद है जब 2013 से हमने शुरू किया यहाँ पे, या चाहे गंगानगर था मैं तब भी, फार्मर जो है इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगाता है, 15-15 20-20 पानी तक भी जो है किसान लगाता है। जबकि इसमें नॉर्मल अगर आप 7 पानी लगाते हैं, जिसमें से 4 पानी या 5 पानी शुरू में, 2 या 3 पानी बाद, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बारिश नॉर्मल अगर आ जाती है जैसे हमारी आती है, ऐसा बहुत हाई बारिश तो नहीं होती है, 256 mm के करीब भी बारिश आती है तो ये पौधा जो है बड़ा इजीली सर्वाइव करता है। लेकिन फ्लावरिंग, और लास्ट ईयर भी यही हुआ, लास्ट ईयर फ्लावर बहुत अच्छा आया था, ऐसा नहीं कि फ्लावर नहीं। फ्लावर आने के बाद जो है टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 33 एंड अबव, जितना फूल जम गया था वो भी ड्रॉप हो गया, और जो फूल खुल रहा था उसकी पॉलिनेशन हो गया, दाना नहीं बना। तो हमें ज़्यादा जो ख्याल देना वो इन स्टेजेस पे देना है, देना थ्रू आउट है, लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल स्टेजेस है। इसीलिए सेमिनार भी हमने जो कोशिश की है कि हम सेमिनार जो है ये 15 तारीख से पहले, क्योंकि इस बार हमें एक अंदाज़ा है कि ये फूल आना शुरू हो जाएगा या 2-3 दिन में आप देखेंगे कि बागों में फूल है। हरियाणा में ऑलरेडी जो है फूल आना स्टार्ट हो चुका है, 5 दिन हो गए वहाँ। अब इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आएगा हमारा,
किन्नों के केस में इसका इम्पैक्ट आता है फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल, जो अंदर जो चेंजेस होती है उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, पत्तों पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आएगा। रादर हमारे एरिया में अगर हम इसको कंपेयर कर लें होशियारपुर से, हमारे यहाँ ग्रोथ ज़्यादा होती है, हमारा पौधा जो है ज़्यादा विग्रेंट है एज कम्पेयर टू होशियारपुर, क्योंकि हमारे फोटोसिंथेसिस है। लेकिन वो तभी फायदेमंद है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, धूप भले हो लेकिन टेम्परेचर अगर नॉर्मल टेम्परेचर हम ये कहते हैं, अगर रात का टेम्परेचर 13-12 से ऊपर और 37 से लेके 39 डिग्री तक, वैसे नॉर्मली 37 ये मान के आइडियल टेम्परेचर। लेकिन आइडियल टेम्परेचर कभी कहीं नहीं मिलता हमें कि भाई ये टेम्परेचर होगा तो हमारा चलता, क्योंकि टेम्परेचर हाई भी जाता है। लेकिन इस केस में भी ये है कि 40-42 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, उसके बाद प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब प्रॉब्लम हमारी कहाँ से शुरू होती है? यहाँ तो सिर्फ धूप आया था, उसने फल गिरा दिया हमारा, उसने फल बनने नहीं दिया, यहाँ तो प्रॉब्लम आ गई। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास टेम्परेचर हाई होते हैं और उसके बाद हम पानी देना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें नॉर्मली ये होता है कि भाई खासतौर पर अप्रैल मई जून ये तो है ही ऐसे महीने जिनमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं उस स्टेज पे कि भाई पानी की कमी है, पानी दे दो इसमें, और ज़्यादा गर्मी पड़ी और दे दो। अब पता लगा नहर बंद हो गई, कहता है नहीं, कहता कोई नहीं, एक ट्यूबवेल का पानी दे दे, कोई दिक्कत नहीं, एक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हमारी प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। जितना हम पानी न देने से फायदा करेंगे पौधे को, उतना नुकसान हम ये ट्यूबवेल का पानी एक ही अगर दे रहे हो आप, या बहुत ज़्यादा फ्लोरिंग दे रहे हो आप, पूरा स्टेम तक उसको कवर कर रहे हैं, उसको हमें बचाना है। अगर हम उसको नहीं बचा पाए तो सटनली प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारे पौधे मरने शुरू हो जाएंगे। मैकेनिज्म जो नेचर ने हमें दिया है, जब भी पानी की कमी होगी वो क्या करता है कि जो छिद्र होते हैं जिससे सांस वगैरह लेता है, जिसको स्टोमेटा कहता है, वो बंद हो जाते हैं नॉर्मली। और सिट्रस के केस में और भी अच्छा है, ऊपर स्टोमेटा होते नहीं, होते ही नीचे की तरफ है, ताकि डायरेक्ट सनलाइट ही ना। जब स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो सटनली आपका जो है पौधे से जो वाष्पन होना था, ट्रांसपिरेशन है, रेस्पिरेशन बढ़नी थी, वो बढ़नी कम, क्योंकि तेज गर्मी पड़ेगी तो रेस्पिरेशन, हम भी जब गर्मी में दौड़ के चले कहीं पे तो सांस फूल जाता है, इसी तरह प्लांट में भी ऐसा होता है। तो वो क्या करता है, वो स्टोमेटा अपने बंद कर देता है ताकि जितना पानी है वो बचा रहे। और दूसरी चीज़ जो नेचर ने इसमें दे रखी है वो ये है कि इसमें पत्ते जो है, इसमें पहले से टिश्यूज होते हैं, मतलब जिसमें पानी और क्लोरोफिल जो है वो इकट्ठे करता है, खासतौर पर पानी होता है। वो जिस तरह आपने नॉर्मली, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ऊँट की तरह, जिस तरह ऊँट अपना पानी एकदम पी के रखता है और फिर उसको यूटिलाइज करता है जब भी ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह ये पहले से टिश्यू इसी तरह का ऑलमोस्ट काम करते हैं कि जब पानी की कमी आती है उसमें, तो वो इसको जो है ये पानी रिलीज करता रहता है। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है, जब आप पानी खुद दोगे यहाँ से तो ऊपर से टिश्यू काम नहीं कर पाते, ना तो वो अवशोषण कर सकते हैं, ओवर हो जाता है उनमें, उनके सेल्स रैप्चर हो जाते हैं, मीन्स सेल की जो वॉल है वो फटनी शुरू हो जाती है। वो फटने के कारण जो है, जो उसके पास पानी था वो भी खत्म हो जाता है हमारा, और उसमें इम्पैक्ट आना आपने देखा होगा कई बार, खासतौर पर गर्मियों में मार्जिन जो है पत्तों का ये सफ़ेद सा हो जाता है, बाकी तो पत्ता हरा नीचे भी ठीक है, मार्जिन से वो क्या होता है बेसिकली, वो जो सेल है वो फट गई होती है, इसलिए वो सूख जाती हैं बाद में। तो यहाँ हमें ये ख्याल रखना है कि हम उस फल फटने, ये जो सेल फटने की जो है प्रक्रिया को ना होने दें। आप करके भी देख लीजिए, हमारे ये एक्सपेरिमेंट भी था एक, अगर हम किन्नों का पौधा मान लीजिए हमने मार्च में या अप्रैल में पानी दे दिया, उसके बाद हम पानी नहीं दे पाए, अगर 2 महीने तक आप पानी नहीं दे पाएंगे तो पौधा मरेगा नहीं। 2 महीने के बाद उसका फल का साइज होना छोटा शुरू हो जाएगा, और अगर आप उसके और आगे जाएंगे चौथे महीने में, फिर प्लांट का पत्ते का साइज भी छोटा हो जाता है, उसका जो है फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उसके पास कंपैरेटिवली कम होता है, तो इसलिए जो है वो ले नहीं पाता, खुराक नहीं उसकी बना पाता, तो उसके कारण उसका साइज भी छोटा रह जाता है। इसके अलावा इसके दूसरी साइड पे अगर हम ये करें कि भाई आ गया और हमने पानी दे दिया है, पानी लगा दो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, और उस पानी को बिल्कुल वो कहते हैं ना ठोक बजा के दे देना, भाई पूरा स्टेम वगैरह सारा गीला हो जाए, पानी उसमें खड़ा रहे थोड़ा। जब आप ये करते हैं, ना देने से तो कुछ नहीं फर्क पड़ा था, वो रिलीज करता पानी अपना। अब जब हमने दे दिया
सेल्स को रैप्चर कर दिया। और दूसरी साइड पे हमने क्या किया कि जो पौधा जो स्टेम वगैरह के पास खड़ा हुआ, उसमें एनारोबिक कंडीशन मीन्स ऑक्सीजन की कमी हो गई इस पौधे में। वो ऑक्सीजन की कमी अगर हो गई तो जब ऑक्सीजन नहीं है, अगर हम भी अपना सिर पानी के अंदर डुबो दें पूरा, हम पानी नहीं पी सकते। या तो लोटे से पी सकते हैं या फिर निकाल के और इस तरह पी लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमें चाहिए उसके साथ। तो वहाँ भी यही कंडीशन होती है, जब ऑक्सीजन की कमी हो गई वहाँ पर, तो पौधे में बीमारी आनी शुरू हो जाती है। शुरू में क्या होता है कि सिम्टम, ऐसा नहीं कि प्लांट सिम्टम नहीं देते, कई बार आप देखेंगे पौधे आपके काई आ जाती है उनमें। ये काई नॉर्मली वहाँ आती है जहाँ बारिशें बहुत होती हैं। हमारे एरिया में तो बारिशें होती नहीं ज़्यादा, फिर काई क्यों आती है? वो आती है इसलिए कि जो हमने पानी दिया आता है ठोक बजा कर, वो पानी क्योंकि खड़ा रहता है, उसके कारण काई जमनी शुरू हो जाती है। ये पहला सिम्टम है पौधे के मरने का। अगर काई जम गई और हमने उसका इलाज नहीं किया या पानी को कम नहीं किया, अल्टीमेटली इसमें फटना शुरू हो जाएगा, गोंद आनी शुरू हो जाएगी। और गोंद आनी शुरू हो जाएगी। गोंद जो बेसिकली है वो पौधे की जान होती है बेसिकली। अगर वो गोंद ही निकली उसमें से तो पौधा नहीं सुरेगा, उसका पपड़ी जब गिर जाएगी और अगर चारों तरफ की पपड़ी ऊपर वाली जो है हट गई तो पौधा मरेगा। फिर वो ये हो सकता है कि भाई आपको लगा ये टहनी हरी हो रही है, ये टहनी थोड़ी वो ही है। तो दूसरा जो सिम्टम जो जनरली आप बताते हो, कहते जी पत्ते पीले पड़ गए, ये जनरल है, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कहते हैं जी पत्ते पीले। अब देखिए जब हम एक्सेस देंगे, एनारोबिक कंडीशन हो गई तो वो अवशोषण ही नहीं कर पा रहा है, तो पत्ते पीले ही होंगे। क्लोरोफिल उसको चाहिए थी, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं उसको मिल रहे हैं, तो सर्टनली वो पीले पड़ेंगे। एक कारण ये होता है। दूसरा कारण सर्दियों में ये होता है क्योंकि रूट्स काम नहीं कर रहे होते उसमें, और अगर हमने पानी दे दिया, हम क्यों कहते हैं कि वीट ना लगाइए या बरसीम वगैरह नहीं, क्योंकि उसमें आपने पानी देना, और अगर आप पानी दे दिया, रूट्स डैमेज ऑलरेडी डॉर्मेंसी में है, वो मतलब अवशोषण नहीं कर पा रही है, तो तरीका ये है कि भाई हम उस समय पानी ना दें, इसको छोड़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें मैंगनीज वगैरह की एक स्प्रे देना चाहो, अगर डिजीज़ वगैरह या बहुत हाई डेफिशिएंसी के कारण, क्योंकि पीलापन तो वैसे भी आ जाएगा जब उसको आपने पानी दे दिया, एनारोबिक कंडीशन है, पीलापन आएगा, तो इसका मतलब नहीं है कि डेफिशिएंसी है उसमें। तीसरी कारण जो है वो पीला आने का ये होता है कि आपने देखा होगा आधा पौधा कई बार जो है वो पीला होता है और आधा जो है बिल्कुल हरा है। वो आधा हरा और आधा पीला जो है वो बीमारी के कारण है। और इस केस को दूसरे केसों से आप जान सकते हो कि भाई क्या है। ये जो तीसरी तरीके मैंने बताई, ये है सिल्ला या वाइट फ्लाई के कारण। सिल्ला ज़्यादातर सिल्ला के कारण ही होता है ये। इसमें एक डिजीज़ आती है जिसको हम कहते हैं ग्रीनिंग डिजीज़। इसमें अगर आपने फल भी देखा होता है, वो इसकी नाशपाती की तरह ऊपर अंदर होता है और नीचे मोटा होता है काफी। एक तो ये सिम्टम है। दूसरा सिम्टम, अगर उसको काटेंगे फल को आप, उसमें देखेंगे आप जो बीच में होना चाहिए सेंटर इसका, वो आधी तरफ के कम सेंटर है और आधे में ज़्यादा हो जाता है। ये एक डिफॉर्मेशन ये। तीसरा है कि जो बीज होगा उसमें बहुत छोटे होंगे, ज़्यादा होंगे ही नहीं, बिल्कुल ऐसा लगेगा पेपर टाइप है, पतले हैं या है ही नहीं बीज। और ये तीन सिम्टम्स हैं जिसके कारण हम कहते हैं ये ग्रीनिंग डिजीज के कारण, और ज़्यादातर बागों में ग्रीनिंग डिजीज बहुत आती है। यहाँ ग्रीनिंग डिजीज के केस में क्या होगा, ये जो पीला पत्ता आएगा ये ड्रॉप हो जाएगा सारा, ऑलमोस्ट सारा पत्ता ड्रॉप जाएगा, उसके बाद दोबारा फिर नया फुटाना आ जाएगा। यहाँ हमें सिर्फ सिट्रसुल्ला को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर हम सिट्रसुल्ला को कंट्रोल नहीं करते हैं और फिर बैक्टीरिया वगैरह की जो बैक्टीरियासाइड जो नॉर्मल आप कैंकर वगैरह के लिए भी करते हैं यूज़, वो नहीं करते हैं, तो ये बढ़ती है ज़्यादा। लेकिन सिट्रसुल्ला को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और सिट्रसुल्ला कंट्रोल करने के लिए कुछ तो केमिकल का आप इस्तेमाल करिए, और कोशिश ये करें कि इसी को हम, अगर हम जाएंगे लस्सी वगैरह ऑर्गेनिक की तरफ, तो लस्सी को आप इस्तेमाल कर, लस्सी में कुछ नहीं है, लस्सी आप ले लीजिएगा और उसमें जो है एक तो गोबर जो है नियरली 5 kg के करीब, और उतना ही जो है गाय का पेशाब हो, प्लस आप जो कॉपर वायर होती हैं, जो स्क्रैप है कबाड़ी से मिल जाएगा, उसको आप ले लीजिए वहाँ से और उसको उसमें डाल दीजिएगा। 20-25 दिन तक इसको पड़ा रहने दें, ऊपर से ढक दीजिएगा। वो जो तैयार हो जाएगी 25 दिन बाद, उसमें 2 ml इसका लेना है लस्सी का, और 1 लीटर पानी उसमें मिला के इसकी स्प्रे करेंगे आप। वो स्प्रे कब करनी है, महीने में, हर महीने करनी है, और अगर नई फुटान आने वाली उस स्टेज पे करिए, ज़्यादा बेटर है। या फुटान खुल सी गई है थोड़ी, आप कर लेंगे, ये नुकसान भी नहीं करेगा। और जो आपने उसमें लस्सी में रखा था वो 20-25 दिन बाद वो गोला कॉपर का हटा देना, फिर जब करेंगे उस 10-15 दिन पहले डाल दीजिएगा उसमें।
तो ये रेगुलर प्रैक्टिस बनाइए। हाँ, इसी पे नहीं टिकना हमें। अगर हमें ये लगेगा कि भाई अब नहीं इम्पैक्ट आ रहा है, कीड़ा ज़्यादा आ रहा है, मरा नहीं है, तो उस केस में आप पेस्टिसाइड की स्प्रे 1-2 दे दीजिए। और उसमें भी आप फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी विशेषज्ञ हो, चाहे यहाँ यूनिवर्सिटी के हैं, आप स्प्रे कर लीजिएगा तो वो कवर अप हो जाएगा। हमें ये नहीं रहना कि भाई हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पे ही रहेंगे, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ये खैर बीच में आया कि भाई कैसे कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे जो है हमें 3 तरह की येलोइंग आएगी। एक तो जो आएगा तेज़ गर्मी के कारण, जब पानी हमने ज़्यादा दिया तो येलोइंग आ जाएगी। दूसरी आ जाएगी अगर सर्दियों की येलोइंग है और हमने पानी नहीं देना था, डॉर्मेंसी पीरियड है और हमने बीट वगैरह या इस तरह लगाया, तो उसमें भी दिक्कत आ जाती है। खाली पानी लगाया, कई बार ये भी करते हैं कि भाई पानी बहुत है, दें किसको, खुला छोड़ दो बाग में, वो भी उसके लिए नुकसानदेह। और तीसरा जो है सिट्रसला के कारण जो आता है, वो तो ड्रॉप हो जाएगा, उसके बाद कवर हो जाएगा। तो ये है बेसिकली जो पानी ज़्यादा देने के नुकसान। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करती है हमारे कंडीशंस के केस में, हमारे क्योंकि नीचे का पानी ठीक नहीं है। अब जब हम बात करते हैं कि जो है जी पानी पता नहीं 40 दिन का बंद हो रहा है या 20 दिन का बंद हो गया, तो हम कहते हैं चल एक ट्यूबवेल का पानी तो दे दो, या मिक्स करके पानी हम दे देंगे। और मिक्स के केस में तो हम लाते कहते हैं एक और दे दे, कोई नहीं, पहले में फर्क नहीं पड़ा कोई खाद। मिक्स आप कर सकते हैं, उसमें ये है कि पहले आप ट्यूबवेल के पानी को चेक करवाइए, ट्यूबवेल में पानी जो है वो कितनी ECPH का है। अगर वो बहुत ज़्यादा ECPH का नहीं, मिक्स करके कर रही है, लेकिन अगर उसकी EC बहुत हाई है तो आप कितना का पानी मिक्स करेंगे। एक बार तो हो सकता है कर भी लें आप, टैंक में पानी काफ़ी है, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं आए। वो इम्पैक्ट कब देगा आपको, इनिशियली लगेगा कुछ नहीं हुआ, जब आपके पानी गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, वाष्पन ज़्यादा हो रहा है, तो वो जो पानी था, क्योंकि पानी नीचे चले जाएगा, लेकिन उसके साथ जो साल्ट है या शोरा है वो वहीं रहता है, और क्योंकि रूट्स ले रही हैं वो शोरे को भी लेते हैं। तो ये किस रूप में दिखता है हमें, जो पत्ता है इसकी जो टिप होगी ये लाल होनी शुरू हो जाती है। पहले लाल होगी बहुत, ये कई बार बाद में डार्क कलर की हो जाती है, ऐसा लगता है कालापन सा चला गया। ये जो है pH या EC हाई होने के कारण है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये pH EC हाई होने के कारण, इसमें भी यही होता है कि सैलिनिटी का अगर पानी इस तरह चला गया वो फटनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा कई बार जो है पत्ता, कुछ नहीं किया आपने लेकिन पत्ता फट रहा होता है, वो सिर्फ कारण ये होता है कि भाई कोई एबनॉर्मलिटी इरिगेशन के साथ ऐसी हुई है, या कोई केमिकल आपने ऐसा दिया है जो अपटेक हुआ और उसके कारण जो है उसको फट रही है और पत्ते फट रहे हैं उसको। तो यहाँ हमने फिर अवॉइड करना है कि इस तरह नहीं करना। हमने पानी नहीं है हमारे पास, पहले तो हम ये नॉर्मल हमें ये सोच के आपको जो कहते हैं कि भाई पानी आपने 12 या 15 दिसंबर के बाद नहीं देना है। वो पानी आपने दे दिया, खुला पानी दे दिया, जल भले ड्रिप सिस्टम भी हम उसमें कहते हैं कि खुला पानी दे दो भले आप, क्योंकि अवेलेबल भी होता है हमारे पास। आपने पानी दे दिया, बंद कर दिया, पूरा आधा दिसंबर बंद हो गया, पूरा जनवरी बंद हो गया, पूरा फरवरी बंद हो गया। उसके बाद हम कहते हैं फरवरी के आखिर में जब पानी की बारी हो या मार्च के पहले हफ्ते में आप इसको पानी दे दें। इस साल स्पेसिफिकली हमने शुरू में तो मैसेज जब भी धारा मिलते थे ये कि भाई पानी हमने 25 तारीख के बाद ही देना है, लेकिन जब टेम्परेचर, क्योंकि हम मॉनिटर कर रहे थे, तो टेम्परेचर हमारे पास आ रहे हैं और जो IMD से हमारे पास रिपोर्ट आ रही है कि भाई 15 तारीख के बाद बढ़ेगा। उसके बाद हमने काफ़ी फार्मर जिनको हमने ये कहा था भाई 25 तारीख का रुक लेना यार, काफ़ी लोगों को हमने ये कहा कि भाई अगर आपने पानी नहीं दिया है, तो जिन्होंने ये कहा कि दिसंबर में दिया था जी उसके बाद अभी नहीं दिया, उनको हमने कहा जब भी पानी की अब आपकी बारी आए इमीडिएटली वो आप दे दो, लेकिन कोशिश ये करना कि पानी तने तक ना जाए, तने से 2 फुट 2.5 फुट दूर ही रहे, 3 फुट दूर रहे भले। और ये भी दिया कईयों को कि अगर इस तरह नहीं देना आप, जैसे ये एक रो ये है, एक रो ये है, इसके बीच में एक खाला बना दो आप 5-6 फुट का, इधर मेड़ बन जाएगी, इधर मेड़ बन जाएगी, बीच में पानी दे दो आप, और आगे नक्का लगा दो, उस पानी को थोड़ा कम से कम 1 फुट तक गहरा रखते हो आप उसको, और उसको पानी से भर दो, पानी रिसता हुआ आस्ता आस्ता चला जाएगा। वो भी एक तरीका है जो बहुत बेटर तरीका है। तो वो पानी आपने जो है देना है। उसके बाद मान लीजिए आपके पास पानी की कमी आ रही है, फिर भी आप पानी नहीं दीजिए, कुछ नहीं मरता पौधा। आप करके देख लीजिए भले, पौधा कभी मरेगा नहीं पानी की वजह से। पौधा मरता है जिसको हम कहते हैं ना कि पानी पिला के मारेंगे, वो पानी पिला के मरता है, क्योंकि फाइटोप्थोरा को पानी चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए। जब आप बार बार पानी दे रहे हो, बार बार मल्टीप्लाई होता है, और एक टाइम उसका आता है ये कि वो इतना एक्टिव हो जाता है कि पानी के साथ
प्लांट्स के अंदर भी चले जाते हैं। एक बार वो सिस्टम में चले गया तो पौधा जो है फिर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को हमने ये ख्याल रखना है कि भाई जो है पानी हम देंगे नहीं, अगर देंगे, अगर हमारे पास